वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आइए देखते हैं इस एग्जांपल में हमसे क्या पूछा गया है। अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो दोस्तों, यहां पर एक बोट की बात की जा रही है जो रिवर में चल रही है। अब हमें बोला गया है कि उस बोट को टोटल 10 आवर्स लगते हैं जब वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करती है, और उसी तरीके से उसी बोट को टोटल 13 आवर्स लगते हैं जब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। अब हमें इस सिचुएशन की हेल्प से बताना है कि जो बोट जिस रिवर में चल रही है उस रिवर में वाटर फ्लो की स्पीड कितनी है, जिसे हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह रहे हैं। और ये भी हमें बताना है कि हमारी जो बोट है उसकी स्पीड क्या होगी। दोनों चीजें हमें बतानी होगी। अब स्टूडेंट्स, एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मुझे पहले ये पता होना चाहिए ना कि यार ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है। तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैं एक स्टिल वाटर में बोट को चला रहा हूं, यानी कि इस टाइम वाटर का फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, और मान लेते हैं कि इस टाइम मेरे बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब लेट्स से कि जो वाटर है उसका फ्लो शुरू हो गया। अब स्टूडेंट्स, मैं अपनी बोट को इस रिवर में दो तरीके से चला सकता हूं। एक तो ये कि मेरी बोट की डायरेक्शन वही हो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, या फिर मैं बोट को वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में भी चला सकता हूं। दो केस हो सकते हैं। अगर मैं पहला केस डिस्कस करूं, जो कि ये है कि मैं अपनी बोट को वाटर की डायरेक्शन में ही चला रहा हूं, तो क्या होगा दोस्तों, वाटर और मेरी बोट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो जब वाटर फ्लो करना शुरू करेगा तो वो मेरी बोट को पीछे की तरफ एक धक्का लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, और इस वजह से जो बोट है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और इसी केस को दोस्तों हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। एक ऐसा केस जिस केस में हम वाटर की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हो, ऐसे केस में दोस्तों हमारी जो फाइनल स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। और इस चीज को दोस्तों मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए डाउनस्ट्रीम। यहां पर दोस्तों पहले बोट की स्पीड कितनी थी जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा था, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। जब वाटर ने फ्लो करना शुरू किया, दैट इज y किलोमीटर पर आवर से, तो उसने बोट को पीछे से एक फोर्स लगाई, तभी तो बोट की स्पीड इंक्रीज होगी। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड प्लस हुई, ऐड हुई, तभी तो इंक्रीज हुई स्पीड। तो फाइनल स्पीड क्या हुई, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो देखा, हमने मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट, सेकंड केस अगर मैं डिस्कस करूं कि मैं अपनी बोट को वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में चलाऊं, तो क्या होगा। आप इसे खुद इमेजिन कीजिए। लेट्स से आप बहुत तेजी से रन कर रहे हैं और सामने से कोई पर्सन आकर आपको फोर्स लगाए, तो क्या आपकी स्पीड इंक्रीज होगी? नहीं फ्रेंड्स, आप स्लो डाउन हो जाएंगे। और यही केस यहां पर होगा। जब आप अपनी बोट को वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे तो वाटर अब आपको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बोट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और इस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, यानी कि एक ऐसा केस जहां पर हम वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। और इस चीज को भी हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले देखेंगे बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। जब बोट वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी यानी कि कुछ सबट्रैक्शन हुई होगी। तो x माइनस कितनी डिक्रीज होगी, जितनी वाटर की सामने से स्पीड होगी। जितनी ज्यादा सामने से वाटर स्पीड से आएगा उतनी तो बोट की स्पीड कम होगी ना। तो हम लिखेंगे x माइनस y, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बस ये आ गई हमारी बोट की फाइनल स्पीड। तो दोस्तों, आई होप अब आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस को तो समझ गए होंगे। तो बस अब इस एग्जांपल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आइए दोबारा से स्टडी करते हैं इसको। अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी कि एक बोट को टोटल 10 आवर्स लगते हैं जब वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। यानी कि डाउनस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस गिवन है 44 किलोमीटर और अपस्ट्रीम के केस में है 30 किलोमीटर, और दोनों में जो लगने वाला टाइम है उसका सम हमें गिवन है 10 आवर्स। तो मान लेते हैं कि डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम लगता है t1 और अपस्ट्रीम में लगता है टाइम t2, और इन दोनों का सम हमें गिवन है 10 आवर्स। चलिए इसे साइड में लिख लेते हैं, क्या पता आगे हमारे किसी काम आ जाए। अब स्टूडेंट, जो सेकंड केस है ये भी कुछ फर्स्ट केस जैसा ही है, इसे डिस्कस करेंगे, बट लास्ट में देखते हैं कि हमें इस एग्जांपल में फाइंड क्या करना है, बिकॉज उसी अकॉर्डिंग ही हम हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां बोला गया कि हमें बोट की और स्ट्रीम की स्पीड को फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। तो अब तक देखते हैं कि हमें हमारे एग्जांपल में क्या क्या पता लग चुका है। अगर डाउनस्ट्रीम में देखें तो फाइनल स्पीड मुझे पता है x प्लस वाई, डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम हमने t1 लेट किया हुआ है। अब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन तीनों में क्या कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, हमने फिजिक्स में स्टडी किया है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आइए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं एक बार। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें गिवन है x प्लस वाई, डिस्टेंस है 44 और टाइम है t1। तो यहां से x और y की वैल्यू निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, अपस्ट्रीम में भी यही फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर भी मैंने सारी वैल्यूज को पुट किया तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। अब स्टूडेंट्स, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस में जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इनकी हेल्प से x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाए, जरा सोचिए। क्या हमारे पास और कुछ है? हाँ बिल्कुल, ये साइड में कुछ लिखा था मैंने, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 आवर्स।
क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो एक्सप्रेशन है मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज T1 टाइम डाउनस्ट्रीम का है और T2 टाइम अपस्ट्रीम का है। तो ऐसा करते हैं, इस रिलेशन को यूज करते हैं। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10। मुझे T1 और T2 की वैल्यू चाहिए। हाँ हम निकाल सकते हैं। डाउनस्ट्रीम के केस में देखिए जो लास्ट एक्सप्रेशन बना है वहां से मैं T1 की वैल्यू निकाल सकता हूं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई। सिमिलरली और अपस्ट्रीम के केस में होगा 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई। अरे वाह दोस्तों, यहां पर T1 T2 के एक बार वैल्यू को पुट करते हैं। तो जैसे मैंने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन बन गई। 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस 30 डिवाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। सही है दोस्तों, इसे साइड में लिख लेते हैं। ये तो हमारी होगी केस 1 की इक्वेशन। अब हमारे पास एक और केस भी तो था, उसे डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 में हमें बोला गया है कि बोट को 13 आवर्स लग जाते हैं जब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। तो बस यहां पर डिस्टेंस और टाइम चेंज कर दिया गया। देखिए कैसे, हमें जानते हैं कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज होती है जो कि x प्लस वाई। डिस्टेंस अब चेंज हो गया है, पहले डिस्टेंस कुछ और था, अब डिस्टेंस हमें गिवन है जो कि है 55 किलोमीटर। और स्टूडेंट्स टाइम हम मान लेते हैं कि इस केस में लगा हुआ है T1। ऐसे ही दोस्तों अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस हमें गिवन है 40 और टाइम हम मान लेते हैं T2, और इसी T1 और T2 का सम हमें गिवन है 13। तो देखिए कुछ फर्स्ट केस जैसा ही तो है। अब मुझे तो स्पीड चाहिए तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों में देखिए वही फॉर्मूला यूज किया, हमने वैल्यूज को पुट किया और हमें जानते हैं यहां से x और y की वैल्यू निकालना तो मुश्किल है, तो हम अगेन वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 13। अब मुझे T1 T2 की वैल्यू चाहिए तो हम देखिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस में जो फाइनल एक्सप्रेशन है वहां से T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो आइए, जैसे मैंने यहां पर वैल्यूज को पुट किया T1 और T2 की, तो मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई 55 डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस 40 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। ये हमारी होगी केस 2 की इक्वेशन। तो दो इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, चलिए इसे साइड में लिख लेते हैं। यहां पर दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूं किसी तरीके से तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यूज मुझे बता देंगे कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी थी और स्ट्रीम की स्पीड क्या थी। अब x और y की वैल्यू निकाली कैसे जाए? अब स्टूडेंट्स हमने हमारे इस चैप्टर में पेयर ऑफ इक्वेशन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व करना सीखा है। ग्राफिकल मेथड भी है, अलजेब्रिक मेथड भी है, बट वो पेयर ऑफ इक्वेशन कुछ ऐसी तो नहीं होती थी, वो तो कुछ इस तरीके से होती थी। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि लीनियर इक्वेशन होती थी, और ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसी इक्वेशन का अगर मेरे पास पेयर होता तो मैं कोई भी मेथड लगाकर उसको सॉल्व कर लेता। बट ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस आई हैं, केस 1 और केस 2 की इक्वेशन, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही हैं। देखने से तो लग रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी तो नहीं है, तो यानी कि मुझे पहले अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम कोई भी मेथड लगा के उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करें स्टूडेंट्स? यहां पर ये जो 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 44 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इससे तो, और यही केस मैं सबके साथ कर सकता हूं। अब आप सोचेंगे ऐसा करने से क्या हुआ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। तो ऐसा करते हैं, ये जो 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई, इसे मैं मान लेता हूं p। आप कुछ भी अल्फाबेट मान सकते हैं, मैंने p लेट कर लिया। सिमिलरली 1 डिवाइड बाय x माइनस वाई को मान लेते हैं q। तो दोस्तों जरा इन वैल्यूज को पुट करके देखिए, ये हो जाएगा 44p प्लस 30q इज इक्वल टू 10, और सेकंड हो जाएगी 55p प्लस 40q इज इक्वल टू 13। अरे वाह दोस्तों, ये इक्वेशंस क्या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी लग रही है? आइए इसे दोबारा से कंपेयर करके देखते हैं। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है? कोई दो ऐसी टर्म्स होती है जिसके साथ वेरिएबल होते हैं, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल, उसके बाद एक कांस्टेंट भी होता है और राइट हैंड साइड में 0, राइट। अब यही चीजें हमें चेक करनी है क्या हमारी इन गिवन इक्वेशंस में है या नहीं। तो हमारी इन गिवन इक्वेशन में दो टर्म्स तो ऐसी हैं जिनके साथ वेरिएबल लगा है, p और q। अब आप सोचेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो x और y वेरिएबल है, यहाँ p और q है, क्या ये कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वेरिएबल को तो आप किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, तो p और q वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। उसके बाद एक कांस्टेंट भी होना चाहिए, बट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और कोई कांस्टेंट तो नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राइट हैंड साइड में 0 होना मस्ट है दोस्तों। यहाँ पर 0 नहीं है तो हमें 0 लेके आना होगा। कैसे लेके आए? यहां पर अगर 10 और 13, ये जो राइट हैंड साइड में 10 और 13 है, इसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो क्या होगा? ये भी देखिए इक्वेशंस अब हमारे पास आ गई जो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी दिखाई दे रही है। सबसे पहले दो टर्म्स ऐसी जिसके साथ वेरिएबल है, उसके बाद कांस्टेंट भी ऑटोमेटिकली आ गया, 10 एंड 13, एंड राइट हैंड साइड में 0। परफेक्ट, यानी कि अब हमारी गिवन इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी हो गई है, और अब हम इन इक्वेशन को किसी भी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इस चैप्टर में 2 मेथड स्टडी किए ना, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अलजेब्रिक की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स अलजेब्रिक मेथड में भी हमने 3 टाइप स्टडी की थी। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन, एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जैसे कि हमें जानते हैं कि हम इन तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करके इन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज तीनों मेथड से आंसर तो सेम ही आता है। बट स्टूडेंट्स हमें स्मार्टली एक ऐसा मेथड चूज करना है जो ऐसी इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर दे, ताकि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए, बिकॉज वैसे एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होता है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है और एक ऐसा मेथड चूज करना है जो हमारा टाइम सेव करे। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
एक ऐसा मेथड जिसमें हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं यहां पर अगर मैं लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूं, देखिए वैसे भी फर्स्ट इक्वेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी है, चलो वैल्यू निकाल भी ली, फिर उसे सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, अरे नहीं दोस्तों ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसे तो स्किप कर देते हैं, एलिमिनेशन की बात करते हैं। दोस्तों इस मेथड में हम हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी टर्म को हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। जैसे कि लेट्स से मैं दोनों इक्वेशन में q को एलिमिनेट करना चाहता हूं। अब q वेरिएबल वाली टर्म फर्स्ट इक्वेशन में 30q और सेकंड इक्वेशन में है 40q। तो इसका मतलब यह है कि मुझे पहले ये जो q वेरिएबल वाली टर्म है इसको सेम बनाना होगा, तभी जाके तो मैं इसको एलिमिनेट कर पाऊंगा। यानी कि एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ गया मेरा कि पहले सेम करेंगे तब एलिमिनेशन मेथड लगाया जाएगा। तो नहीं, ये मेथड भी देखिए इतना टाइम सेव नहीं कर रहा। लास्ट देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। इस मेथड में हमें कुछ 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और बस उन स्टेप्स को फॉलो करते ही हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो आइए इसी मेथड का यूज करते हैं। तो इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को साइड में लिखते हैं और अलग से इसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हमें हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, और वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो होती है कि पहले दो टर्म्स में वेरिएबल होते हैं, फिर कांस्टेंट एंड राइट हैंड साइड में 0। ये तो हो गया, फर्स्ट स्टेप तो पहले हो चुका था। सेकंड स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड स्टेप में हम हमारे गिवन इक्वेशन से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू को निकालते हैं। अब इन वैल्यूज को निकालने के लिए हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए एक मैंने मानी हुई है, बट गिवन इक्वेशन तो दो है, तो कोई बात नहीं, हम दो स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं a b c की जगह a1 b1 c1 लिख देता हूं और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब आइए कंपेयर करते हैं। बट रुकिए, कंपैरिजन करने से पहले देखिए जरा, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पर वेरिएबल x और y है, जो गिवन इक्वेशन है वहां वेरिएबल p और q है। देखिए कंपेयर तो कर सकते हैं, हमें जानते हैं, बट हम ऐसा करते हैं ये जो वेरिएबल है इनको भी सेम कर लेते हैं, बिकॉज वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से दिखा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x और y है ना उसको हटाकर मैं p और q लिख देता हूं ताकि आपके लिए कंपैरिजन आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं। जब आप a1p को 44p से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 44। सिमिलरली जब आप b1q को 30q से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू 30, एंड लास्ट में जब c1 को जब दोस्तों आप -10 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -10। सिंपल। अब सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बस दोस्तों दोनों स्टेप्स करने के बाद हम अप्लाई करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हमें एक छोटी सी चीज ये ध्यान देनी होती है कि हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं b C A B। यस माय फ्रेंड्स, अभी मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं तो यहां नीचे 1 1 1 लिख देंगे। अब इसी चीज को हम दोबारा लिखेंगे, बट ये मैं सेकंड टाइम लिख रहा हूं तो नीचे 2 लिख देंगे। सिंपल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे सेटअप में 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं और मैथमेटिशियन ने इन तीनों ब्लॉक्स को नाम भी दिया। फर्स्ट ब्लॉक का नाम रखा गया x ब्लॉक, सेकंड इज y एंड थर्ड ब्लॉक इज कांस्टेंट जो कि था 1। बट जरा रुकिए, हमारे गिवन इक्वेशन में वेरिएबल x और y है नहीं, यहां तो p और q है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x और y को हटाकर p और q लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। अब यहां पर हमें हमारे सेटअप में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए, और ये हम स्टेप 2 में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बस इन्हीं सभी वैल्यूज को हम हमारे सेटअप में पुट कर देंगे। तो चलिए सेटअप तो रेडी हो चुके हैं, अब आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। इस ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए हम नीचे लिखेंगे p डिवाइडेड बाय, देखा दोस्तों हम पहले x डिवाइडेड बाय लिखते थे, अब हमने x की जगह p मान लिया तो p डिवाइड बाय लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर डिनोमिनेटर में दोस्तों हम इस ब्लॉक का रिजल्ट लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -13 से तो ये हो जाएगा -390। उसके बाद 40 और -10 को भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। इसके लिए हम -13 से वापस जाएंगे 40 की तरफ, और वापस जाने के लिए हम एक नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। उसके बाद जब आप 40 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -400। अब इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों p और q की वैल्यू निकालने से पहले हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक का जो रिजल्ट है उसमें डिनोमिनेटर देखें तो क्या है, -390 माइनस ऑफ -400। देखिए -400 के बाहर एक और माइनस है, तो बाहर लगा माइनस अंदर वाले माइनस को चेंज कर देगा पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा -390 प्लस 400, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। सिमिलरली दोस्तों सेकंड ब्लॉक का आंसर आएगा 22 और थर्ड ब्लॉक का आंसर आएगा डिनोमिनेटर में 110। अब चलिए पहले p की वैल्यू को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं तो यहां पर p की वैल्यू आ तो जाएगी, बट वो q की टर्म में आएगी ना। तो ऐसा करते हैं फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा p डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 110। अब p की वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर में जो 10 है इसे हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर। सो 10 डिवाइड बाय 110 दैट इज 1 डिवाइड बाय 11। सही है, p की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली जब आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व करके p और q की वैल्यू तो निकाल ली, बट क्या हमें इस एग्जांपल में p और q की वैल्यू चाहिए थी?
आइए देख लेते हैं एक बार, अपने मेन सेटअप पर चलते हैं। तो देखिए वो थी ना हमारी मेन इक्वेशंस, जो हमने हमारी सिचुएशंस को रीड करके स्टडी करके इन इक्वेशंस को बनाया था। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी, बिकॉज यही वैल्यूज मुझे बताएंगी कि बोट की और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। बट अभी मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आई दोस्तों, मेरे पास तो पी और क्यू की वैल्यू आई है। तो मुझे तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो क्या पी क्यू और एक्स और वाई में कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने कुछ लेट किया था ना कि 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई को आप मान लीजिए पी और 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई को मान लीजिए क्यू। तो आइए इन दोनों रिलेशंस को एक बार पिक करते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी में पी की वैल्यू को पुट किया, तो ये देखिए एक्सप्रेशन बन गया। अब मुझे तो कुछ एक्स या वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन का एक बार रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब यहां पर ये x और y की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही, तो चलिए इसे एक बार रख लेते हैं साइड में। अब सेकंड एक्सप्रेशन है, यहां पर भी वैल्यू को पुट करते हैं, जो q की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 5 है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर एक बार रेसिप्रोकल करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मेरे पास कुछ x और y की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई, यहां तो कोई दो इक्वेशंस बन चुकी हैं और ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे इन दोनों लीनियर इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास x और y की वैल्यू आएगी ना। तो कैसे सॉल्व करें? अब दोस्तों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। वैसे दोस्तों मैं आपकी जगह होता तो मैं एलिमिनेशन यूज करता हूं। क्यों? देखिए एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी टर्म हम सेम बना देते हैं दोनों इक्वेशन में, और यहां हमारा ऑलरेडी काम हो चुका है। लेट्स से अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी y वेरिएबल वाली टर्म सिर्फ y है और सेकंड इक्वेशन में भी y, दोनों सेम है, बस एलिमिनेट ही तो करना है। तो आइए इसी मेथड का यूज करते हैं। अब एलिमिनेट कैसे किया जाए? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो फिर x और x ये ऐड होंगे तो बनेगा 2x, उसके बाद प्लस y माइनस y, इनको ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट, आंसर इज 0, और यही हम चाहते थे। उसके बाद 11 और 5 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 16। सही है, x की वैल्यू निकालना तो कितना आसान है, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8। सही है, x की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम हमारी x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो दोस्तों यही तो हमें फाइंड आउट करना था। देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मैंने x लेट की हुई थी और x की वैल्यू आ रही है 8, यानी कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में थी 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मैंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y लेट किया हुआ था और y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। और यही दोनों चीजें तो हमें फाइंड आउट करनी थी, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। तो देखा इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले गिवन सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करते हुए दो इक्वेशन की फॉर्मेशन की, बट ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। इसके लिए हमने दोनों इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया या फिर कहीं रिड्यूस किया, जिससे हमारे पास दो इक्वेशंस और बन गई, जिनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब सॉल्व किया तो हमारे पास p और q की वैल्यू भी आ गई। और इन p और q की वैल्यू की हेल्प से जब हमने x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस और आ गई, और फिर से हमने दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व किया तो वहां से हमारे पास फाइनली x और y की वैल्यू आ गई। तो देखा था ना एक यूनिक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे चैप्टर के एक्सरसाइज 3.6 को शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।